हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आइए बात करते हैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर 18 है कि अपशिष्ट जल की कहानी। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अपशिष्ट जल के बारे में आपने पढ़ा होगा। अपशिष्ट जल वे जल होते हैं जो जो प्रदूषित जल होते हैं, जो स्वच्छ जल नहीं होते हैं, उसे अपशिष्ट जल कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, अच्छे से बारे में करते हैं। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। या दूषित दूषित क्या आपको आश्चर्य हुआ कि झाग से भरपूर या तेल मिश्रित या काले काले या भूरे रंग का जल और जो जिंक या शौचालय या लॉन्ड्री या आदि से नालियों से में जाता है, तो वो अपशिष्ट जल कहलाता है। तो आपने जान लिया दोस्तों अपशिष्ट जल क्या है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे में तो हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? पढ़ते हैं आगे 18.1 में कि जल हमारी जीवन रेखा है। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। और आइए हम स्वच्छ आवश्यकताएं और हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं कि क्या बोला गया कि स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करती है। दोस्तों, तो स्वच्छ जल क्या करते हैं और उसके स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोग के बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह के स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरे करते हैं और स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोग क्या क्या है। आइए क्रियाकलाप से समझेंगे। जैसे जल हमारी जीवन रेखा है और उसकी क्रियाकलाप आइए पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 18.1 एक वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। और चित्र 18.1 में हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है कि स्वच्छ जल के उपयोग ये है कि आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। जैसे स्वच्छ जल के कि जो स्वच्छ जल के उपयोग हैं पेयजल और जैसे स्वच्छ जल का उपयोग है, जैसे हम लोग दोस्तों खाना बनाने में स्वच्छ जल का और पेयजल का उपयोग करते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए और स्वच्छ जल को पढ़ते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों खेती की कृषि के लिए भी हम लोग ग्राउंड वाटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, वो भी मीठे पानी होते हैं ग्राउंड वाटर, जो स्वच्छ जल होते हैं दोस्तों, जिस लोग हम डायरेक्ट पीने के युग में उपयोग करते हैं, तो वो भी स्वच्छ जल है। तो स्वच्छ जल का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। कि आइए पढ़ते हैं आगे। हमें स्वच्छ जल का उपयोग एक उदाहरण दिया गया, आपने इसमें से और भी उपयोग जोड़ सकते हैं, स्वच्छ जल का उपयोग जोड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि दुर्भाग्य से के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। तो जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था, कई क्षेत्रों में महिला और बालिकाओं को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? तो आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अवलंबन ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 या 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है और जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो जल की सफाई करने के क्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय दशक या जीवन के लिए जल का इसी तरह लोगो होता है कि वाटर फॉर लाइफ 2005 से 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय दशक जल जीवन के लिए जल का लोगो इसी तरह होता है दोस्तों। इसको याद रखना दोस्तों, ये जीवन के लिए जल का लोगो ये है। आगे बात करते हैं वाहित मल क्या होता है कि 18.2 में वाहित मल पढ़ेंगे। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाले अपशिष्ट जल होता है। इसमें वाष्प जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय या गलियों में बहता है और सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल या द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है और जिसमें घुले हुए या निलंबित उपद्रव होते हैं। ये अपद्रव या संदूषक कहलाता है। जैसे क्रियाकलाप 18.2 कि अपने घर के आसपास या विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले वाहित जल का निरीक्षण कीजिए और वाहित जल के रंग या गंध या किसी अन्य या अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों या शिक्षक या शिक्षिकाओं से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी या 18.1 में या सारणीबद्ध कीजिए। तो अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है और जिसमें निलंबित ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व और मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इन अशुद्धियों में कुछ समान उदाहरण है। जैसे सारणी 18.1 में संदूक का सर्वेक्षण दिया गया है कि कूड़ा या करकट या मलिन जल जैसे रसोई से उपस्थिति का स्थल है, जैसे संदूकक पदार्थ हो कोई अन्य टिप्पणियाँ, जैसे दुर्गंध युक्त अपशिष्ट जल शौचालय से और संदूकक पदार्थ है कोई अन्य टिप्पणी और व्यावसायिक अपशिष्ट औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान। आगे बढ़ते हैं।
कि कार्बनिक अशुद्धियाँ, जैसे कार्बनिक अशुद्धियाँ कैसे कौन है, जैसे मानव मल हो गया, कार्बनिक अशुद्धियाँ, जैविक अवशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, पिड़कनाशी या शाकनाशी या फल और सब्जी का कचरा आदि, ये क्या है, अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। कि अकार्बनिक अशुद्धियाँ और पोषक तत्व क्या है? अकार्बनिक अशुद्धियाँ जैसे नाइट्रेट या फॉस्फेट या धातु फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। जीवाणु जैसे हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले हैं। अन्य सूक्ष्मजीव हैं जैसे पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे आगे पढ़ते हैं कि 18.3 में जल शोधन एवं घटनापूर्ण यात्रा। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति समानतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े छोटे या पाइपों का एक जाल दिखाई देगा और जिसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन होल या सामान्यतया प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर या दो अवस्था अधिक शिविरों से संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 18.3 कि अपने घर या विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें और निम्नलिखित चर्चा करें कि वाहित मल के पथों को रेखा चित्र बनाइए और गली, सड़क अथवा परिसर में घुसकर उनका सर्वेक्षण करें और मेन होलों की संख्या मालूम करें और किसी खुली नली के साथ साथ चले और देखें कि वह कहाँ जाकर समाप्त होती है और उसके इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव या पनप रहे हैं। और यदि आपके घर के आसपास या मल जल निकास व्यवस्था तंत्र ना हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान प्रबंधन कैसे होता है। प्रदूषित जल का उपचार। ये क्रियाकलाप 18.4 में से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। क्रियाकलाप 18.4 इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूह में विभाजित कर लें और प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी भर लीजिए और इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदे मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2-3 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी प्रणाली में डाल दें। इस प्रणाली में उपचार से पहले नमूना एक की चीट लगाकर इसे नामित करें और मिश्रण की गंध कैसी है। कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला या एक्वेरियम के वातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें और वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोडक अथवा मिक्स का उपयोग करिए और आपको इसे अनेक प्रकार विलोडित करना पड़ सकता है। तो अगले दिन वातन प्रक्रम घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य प्रणाली में दूसरा नमूना डाल दीजिए और इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंकुआकार बना लीजिए और फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर दीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए और जैसा कि अपनी कक्षा 6 में पढ़ा था कि कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। और चित्र 18.2 वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर का पत्र का उपयोग नहीं करते, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वादित द्रव की फिल्टर करके बिकरों में भर दीजिए और द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। और यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल पाता। जिसे वादित द्रव को फिल्टर करने का प्रक्रम यह दिखाया गया है कि फिल्टर जल के नमूने का तीसरी प्रणाली में डालिए और फिल्टर जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। तो चौथी प्रणाली में फिल्टर रहित जल का एक अन्य नमूना लीजिए और इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए और इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक स्वच्छ न हो जाए। तो प्रणाली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए और सभी प्रणाली के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और इन्हें रखिए मत, केवल उनकी गंध सूंघिए और अब निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो गई थी? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? और क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? आइए आगे बढ़ते हैं कि 18.4 अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा अपशिष्ट जल का उपचार में संयंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम शामिल होते हैं। इसमें अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम शामिल होते हैं। जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रवों
को या पृथक करने से सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने या सलाखों, छन्ने या बार स्क्रीन से गुजारा जाता है और इसी अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े या डब्बियाँ या डब्बे या प्लास्टिक के पैकेट या नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषण अलग हो जाते हैं। जैसे चित्र 18.3 में सलाखा छन्ने दिखाए गए हैं। दूसरा है वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट या बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है और जिससे उसमें अपशिष्ट बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी या पेंदी में बैठ जाते हैं। चित्र 18.4 में ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी इसमें दिखाए गए। चित्र 18.4 में दिखाए गए कंकड़ या पत्थर उसकी पेंदी से बैठ जाते हैं और उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसमें पेंदी में बैठ जाते हैं। चित्र 18.4 में दिखाया गया है। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस या उसको तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इससे औषधियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह अपंग या स्वलज होता है। अपशिष्ट जल में या तैरने वाले तेल और ग्रीज जैसी औषधियों को हटाने के लिए अपमिश्रित या रिस्क मर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया जाता है। जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। जैसे चित्र 18.5 में जल अपमथित्र यहाँ दिखाए गए हैं दोस्तों। यह किस तरह से जल अपमथित किया गया है। जैसे चित्र 18.5 में यहाँ दिखाया गया दोस्तों किस तरह से जल अपमथित्र किस तरह ये किया गया है, इसमें दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं कि अपंग को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है। अपंग को तो जहाँ यह अवायवीय या जीवाणुओं द्वारा अपशिष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली वायु गैसों, जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। को निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय जीवाणु की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए वे मानव या अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन, अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। जैसे चित्र 18.6 में दिखाया गया है। चित्र 18.6 में दिखाया गया वातित्र किस तरह ये किया जाता है कि वातित्र किया जाता है। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीवों टंकी की पेंदी में सक्रिय अपंग के रूप में बैठ जाते हैं। अपशिष्ट भाग में जल का निकाल दिया जाता है और सक्रियता अपंग लगभग 97% जल है और जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। तो शुष्क अपंग का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है और जिसे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। अपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ की और निलंबित तत्व होते हैं, उसे समुद्र या नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। तो प्राकृतिक प्रक्रम इसे अधिक या स्वच्छ कर देते हैं और कभी कभी जल को वितरण या तंत्र में निमुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। नदी में जल प्राकृतिक रूप में उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वाहित जल या उपचारों संयंत्रों में अपनाए जाने वाले प्रक्रमों के जैसे ही होती है। कि क्या आप जानते हैं कि यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर या यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निमुक्त करते हैं। जागरूक या नागरिक बने कि अपशिष्ट पदार्थों की उपस्थिति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तब उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम पराये कूड़े कचरे से के उठने वाली दुर्गंध से परेशानी या अनुभव करते हैं और खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काले में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। जब नालियाँ या उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़क पर फैल जाता है तो हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपमार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोगकार हो सकती है। सड़क पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर या मक्खियाँ तथा या अन्य कीट या पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते कि आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायतों को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकालने वाले वाहित जल या पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदना होने का संवेदन करें। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ मत बढ़ाइए और पहले जानना चाहती हैं कि यह कैसे संभव है। से 18.6 में अच्छी गिरी व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया अपशिष्ट पदार्थों या प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। तो खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं और खुली नालियों में बसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है जिससे उसकी जल को फिल्टर के करने का प्रभावित कम होता है। तो तेल और वसा को कूड़ादान में ही फेंकें और पेंट विलायक या कीटनाशक
या मोटर तेल अशुद्धियों या आदि रसायनों उन सूक्ष्मों को मार सकते हैं और जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। प्रयुक्त चाय की पत्ती और बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ या मृत्यु खिलौना, रुई, सैनिटरी और टॉयवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। चित्र 18.7 ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण या प्रक्रमण बाधित होता है। स्वच्छता और रोग, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों के कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवयान व्यवस्था की सुविधा से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं, और हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों और नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेकों बार सीधे जल स्तरों में ही कि मल त्याग करते हैं और अनौपचारिक मानव हैं। इसमें हैजा, टाइफाइड और पोलियो और मैनी इंजाइटिस या हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था कि स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए हम कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान या तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण या सेप्टिक टैंक या रासायनिक शौचालय या कंपोजिट फीट या आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 में से 5 घरों के समूह। बूझो जानना चाहता है कि हवाई जहाज में वाहित मल का निपटान कैसे होता है। आइए पढ़ते हैं आगे। इसमें क्या बोला गया है कि अनौपचारिक मल, जैसे अनौपचारिक मल है कि स्वास्थ्य संकट का एक कारक होता है कि इसमें जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है और सतह पर उपलब्ध जल और भूम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। और भूम जल कुआं या ट्यूबवेल या नलकूपों या झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। और जैसा कि आपने ध्यान अध्याय 16 में पढ़ा था कि अतः अनौपचारिक मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। कुछ संगठनों जैसे मानव अपशिष्ट, इसमें क्या बोला गया है कि जैसे सुगम पथ, जैसे अतः अनौपचारिक मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पोलियो या वेंजिनाइटिस या हेपेटाइटिस या पेचिस जैसे रोग सम्मिलित है। जैसे 18.8 में वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था, स्वच्छता की स्थिति में सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक या रासायनिक शौचालय या कंपोजिट पीट या आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहाँ मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल या अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। तो बूझो जानना चाहता है कि हवाई जहाज में वाहित मल का निपटान कैसे होती है। तो कुछ संगठन या मानव अपशिष्ट की स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधा प्रदान करते हैं। तो इन शौचालय में अपमार्जक की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नलियों से होता है तो बायोगैस संयंत्र में चला जाता है और अपशिष्ट होने वाले बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। आइए पढ़ते हैं आगे कि 18.9 की सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता कि हमारे देश में समय समय पर मेलों या आयोजन रहता है और बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। इससे पहले देखते हैं कि क्या लिखा गया इसमें बॉक्स में। कृमि और प्रसंस्करण शौचालय, भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिससे मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीकी मानव मल के सुपरिचित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मूलतः कृत्रिम केंचुओं में परिवर्तित हो जाते हैं जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक तत्व है। 18.9 में सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजित होता है और बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल और आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। तो प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं और यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। और सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर भी स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए और यदि हम किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। निष्कर्ष है कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हमें सभी को भूमिका निभाने और जल स्रोतों को स्वच्छ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए और हमें अपने जीने के तौर तरीकों को अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तित्व और पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मानवीय पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। कि दोस्तों इस कोट को आप ऐसे राइटिंग के लिए और आंसर राइटिंग के जोड़ सकते हो कि महात्मा गांधी ने कहा था मानवीय और पथ प्रदर्शक का प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो आपने इस शब्द को पढ़ लिया था, अपशिष्ट जल, अवाव्य जीवाणु, वाव्य जीवाणु,
अपांक, सीवर या जैव नियमिकरण करणीय अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातावरण स्वच्छता, बायोगैस, जल शोधन। आपने क्या सीखा, आइए पढ़ते हैं। परियुक्त जल या अपशिष्ट जल कहलाता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि या कार्य खेतों, अन्य मानव पर क्रियाकलापों में उपयोग किया जल या अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वाहित मल कहलाता है कि वाहित मल या द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थों होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। तो अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है कि उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर पर प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों को निपटान हो सके। और जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र या कचरा निपटान या तंत्र या उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। तो अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद या अपंक या बायोगैस है कि खुली मुक्त नाली व्यवस्था या मक्खी या मच्छर या अन्य ऐसे जीवों के लिए या प्रजनन या स्वास्थ्य प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में या मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत का विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। इसको प्रैक्टिस करना दोस्तों, आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसको प्रैक्टिस करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, कि इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप परियोजना कार्य इसमें दिया गया है, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ना। आइए देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करे। हमें निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यूनिसेफ द्वारा ये बोला गया। ये कोट्स आप ऐसे राइटिंग में पुट कर सकते हो दोस्तों, आंसर राइटिंग में पुट कर सकते हो इस कोट्स को। पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके हमें निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यूनिसेफ ये बोला गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, इसको प्रैक्टिस करते हैं। एक प्राचीन अभियानों या उपलब्ध सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है और विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहाँ विकसित हुआ था। वो शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुआं से जल प्राप्त करते थे और स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकालने का प्रबंध था जो प्रमुख सड़कों और नालियों उनमें बनी होती थी और ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना था। थैंक यू दोस्तों, आज ये चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों, कक्षा 7 में के एनसीईआरटी। ये लास्ट चैप्टर था कक्षा एनसीईआरटी के साइंस 7 एनसीईआरटी खत्म हो गया। आज 18 चैप्टर थे, लास्ट चैप्टर था। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में देखेंगे कक्षा 8वीं के साइंस एनसीईआरटी चैप्टर पहला देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।